चलिए, सो बिफोर द ब्रेक वी वर डिस्कसिंग प्रॉब्लम 6-2. थोड़ा सा आगे मूव करते हैं टू प्रॉब्लम 6-11. दो एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स करेंगे जो कि थोड़े से डिफिकल्ट हैं, और उसके बाद फिर जो है वो वी विल मूव ऑन टू द इंट्रोडक्शन ऑफ मेथड ऑफ सेक्शंस. So a truss structure is being shown to you. You need to determine the force in each member of the truss and state if these members are in tension or in compression. The loads which are given to us are P1 to be equal to 600 pounds and P2 is 400 pounds. Clear है? स्लाइड नजर आ रही है तमाम लोगों को? Yes sir, आ रही है. चलें, सबसे पहला पॉइंट, कैन यू आइडेंटिफाई बाय इंस्पेक्शन एनी जीरो फोर्स मेंबर इन दिस ट्रस? सर पॉइंट बी. नहीं, पॉइंट बी जीरो फोर्स मेंबर है. तो सर पॉइंट बी पे नहीं होगा सर जीरो? पॉइंट बी पे क्या जीरो होगा? कौन सा मेंबर जीरो फोर्स मेंबर है? बीजी. वो सर तो बीजी. अगर मैं पॉइंट वही बी मैं को समझ कंसीडर रहा था. करूं तो तीन लिंक्स इस पे ज्वाइन हो रहे हैं, दो कोलिनियर हैं, बी ए और बी सी. तो तीसरा लिंक जिस तरह अभी हमने डिसाइड किया है, इट इज गोइंग टू बी अ जीरो फोर्स मेंबर. तो यहाँ मैं एफ बी जी जो है उसको एज अ जीरो फोर्स मेंबर के तौर पे लिख सकता हूँ. ठीक है, ओके. एनी अदर लिंक विच यू कैन आइडेंटिफाई एज अ जीरो फोर्स मेंबर? डीएफ सर. नहीं सर, उस पे तो लोड लग रहा है जी. अगर तो P2 ना होता तो फिर डेफिनेटली DF भी होता. इसके अलावा कोई नहीं है. थोड़ा सा और से पॉइंट देखिए. जी भी सर, पॉइंट जी भी और एफ डी. अगर मैं जॉइंट G की फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो इस पे दो मेंबर्स लग रहे हैं, कोई एक्सटर्नल लोड नहीं है, कोई सपोर्ट रिएक्शन नहीं है G के ऊपर. सो हमारे पास दोनों मेंबर्स GA और GC, they are also going to be zero force member, isn't it? दोबारा बता दें क्या कह रहे हैं. देखें, अगर मैं जॉइंट G की फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, देखें BG तो मैंने जीरो फोर्स कर लिया. अब जॉइंट G की अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो इसके ऊपर एक अदद फोर्स लग रही है FGC और एक अदद फोर्स लग रही है FAG. ऐसे ही है. यस सर. अब सपोज मैं ये x एक्सिस लेता हूं, ये y एक्सिस लेता हूं, तो समेशन fx करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? FAG इक्वल टू 0. इसी तरह समेशन fy जब मैं करूंगा तो मुझे FGC भी 0 के बराबर मिल जाएगा. इट मींस के आपके पास एक अदर जीरो फोर्स मेंबर BG है, एक अदर जीरो फोर्स मेंबर जो है वो AG है, और तीसरा जीरो फोर्स मेंबर आपके पास FGC है. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है रेको? आई होप ये जीरो फोर्स अब तमाम लोगों को क्लियर है. Yes, so sir, now clear. in order to perform the analysis of this truss, what should be the starting point? सर सी कर लो. हाँ, बी कर ले सर. सर ए कर ले. यार, करने के बजाय जरा गौर से देख के बताएं कहाँ से हमें शुरू करना चाहिए. सर बी. चलें, अगर मैं बी से स्टार्ट करता हूँ, सपोज आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम जॉइंट बी. बी के ऊपर वो दो तो जीरो फोर्स मेंबर हो गए. इट मींस कि आपके पास एक चीज तो क्लियर है कि एफ बी ए जो है दैट शुड बी इक्वल टू एफ बी सी. ऐसे ही है. यस सर. तो कोई वैल्यू तो ना मिल सकी, फिर हमें कहाँ मूव करना चाहिए? पॉइंट डी की तरफ. पॉइंट डी की चले, पॉइंट डी की अगर मैं बात करूं तो पॉइंट डी के ऊपर मैं अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो चार फोर्सेस हैं. वन इज दिस फोर्स जिसको डीई कहेंगे, सेकंड वन इज दिस फोर्स जिसको सीडी या डीसी कह लें, एक ये डीएफ है और एक पी2 है. तो आप अपनी जो एक्सिस डिफाइन करते हैं
वो भी कुछ इस तरह डिफाइन कर लें कि आपके पास ये एक्स एक्सिस आ जाएं, ये वाई एक्सिस आ जाएं. सो वंस यू अप्लाई summation fy, you are going to get fcd to be equal to fde. ऐसे ही है. मैं थोड़ा सा तेजी के साथ कर रहा हूँ. अगर कहीं आप फंस रहे हो, कोई क्यूरी हो, तो आप उसी वक्त पूछ सकते हैं. इसके अलावा जब मैं एक्स डायरेक्शन में अप्लाई करूंगा तो एफ की मुझे वैल्यू नहीं मिल जाएगी. यस सर. कितनी होगी, पॉजिटिव के नेगेटिव? सर नेगेटिव. नेगेटिव हो जाएगी. इट मींस कि मैंने डीएफ को अगर टेंशन में सपोज किया हुआ है तो मैं अपनी अजम्पशन को रिवर्स करके कंप्रेशन कर दूंगा. ठीक है. सो एफ मुझे मिल गई. अब क्या मैं जॉइंट एफ के ऊपर मूव कर सकता हूं? यस सर. तो जॉइंट एफ के ऊपर अब मैं मूव कर जाऊंगा. थोड़ा सा आगे सोल्यूशन हुआ हुआ है, साथ साथ उसके चलते हैं. सो जॉइंट एफ पे जब मैं मूव करूंगा तो जॉइंट एफ की जो फ्री बॉडी डायग्राम है वो क्या कहती है? एफ ई जो है वो अननोन है, इसको मैं यहाँ अननोन फोर्स के तौर पे लिखूंगा. व्हाट अबाउट एफ सी? वो भी अननोन है, उसको भी मैंने सपोज कर लिया टेंशन में. डीएफ मैं निकाल चुका हूँ कि कंप्रेशन में मेरे पास आएगी, तो डीएफ को मैं उसकी करेक्ट डायरेक्शन में शो कर लूंगा. नाउ आई नीड द एंगल्स एज वेल. ऐसे ही है. ये Yes, sir. बॉटम पे जो फिगर शो की गई है, ये थीटा फाई आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कैसे आए? फाई कैसे फाइंड किया Yes. गया है? कैन यू यस आइडेंटिफाई सर. दैट एक फाई? एंगल सर, एक एंगल 90 है तो दूसरे 45 होंगे. दैट इज अ sorry. मिस्टेक. देखिए फाई आप फाइंड कर सकते हैं यूजिंग दैट टेंजेंट फार्मूला. अगर आप थोड़ा सा इस ट्रायंगल को कंसीडर करें जो मैं येलो से बना रहा हूं, ये येलो ट्रायंगल नजर आ रहा है हर एक को? इसमें परपेंडिकुलर क्या है? Yes, sir. परपेंडिकुलर इज 6 फीट. व्हाट अबाउट बेस? सर बेस 8 है सर. 8 है. tan तो theta कैन आई लगा. अप्लाई टेंजेंट फाई इक्वल टू 6/8? यस सर. इससे मुझे फाई मिल जाएगा. यस सर. फाई मिल गया. दूसरा एंगल 90 डिग्रीज है, तो थीटा क्या बन जाएगा? सर 180 माइनस 5 माइनस. तो 180 माइनस 90 प्लस फाई. सो थीटा आपके पास आ गया विच इज 53.13. इज इट क्लियर? यस सर. ओके. सो अब आपके पास थीटा और फाई आ गए. अब आप एफ की अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो ये जॉइंट एफ की फ्री बॉडी डायग्राम है. वंस यू अप्लाई समेशन एफ एक्स एंड समेशन एफ वाई, यू आर गोइंग टू गेट द वैल्यूज ऑफ सी एफ एज वेल एज ई एफ. सो आपके पास ये वैल्यूज आ गई हैं. उसके बाद जो है वो आप जॉइंट सी फाइनली कंसिडर कर लें, और जॉइंट सी के ऊपर आपको एफ बी ए और एफ डी ई दोनों की वैल्यूज जो है वो मिल जाएंगी. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कोई चीज, कोई पॉइंट जो आपको ना समझ आया हो? सर ये एंगल वाला पॉइंट रिपीट कर दें, उस टाइम आपकी आवाज़ कट रही थी. एंगल देखें, सबसे पहले अगर हम इस थीटा और फाई की बात करेंगे, मेन इसमें थीटा और फाई, अगर वो पता चल गया फिर तो आपने उन कंपोनेंट्स को रिजॉल्व करना है. सो फाई निकालने के लिए अगर आप टॉप फिगर में देखें, एक येलो ट्राइंगल बना हुआ है. ये येलो ट्राइंगल नजर आ रहा है आपको? यस सर. इसमें परपेंडिकुलर जो है विच इज 6 फुट, वो भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ओके सर, ठीक है. जो बेस है वो 8 फुट है. सो फाई हो जाता है tan फाई इज परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो 6/8. सो फाई आपके पास tan इनवर्स 6/8 आ गया. वंस यू हैव डिटरमिन्ड फाई, आपके पास ट्राइंगल का एक एंगल 90 है, एक फाई है, तो तीसरा एंगल थीटा होगा. टोटल एंगल 180 होता है, तो थीटा क्या हो जाएगा? 180 माइनस 90 प्लस फाई. समझ गए? ओके सर, ठीक है. सर ये पॉइंट डी के ऊपर सर ये कंप्रेशन किस तरह आता है? पॉइंट डी के ऊपर कंप्रेशन कौन से मेंबर का? डीएफ का? यस सर. देखें,
वो तो हम फिर पिछले स्टेप पे वापस जाते हैं ना। आप जब ज्वाइंट डी को कंसिडर कर रहे हैं, ज्वाइंट डी की फ्री बॉडी डायग्राम आपने ड्रॉ की है, विच इज दिस फ्री बॉडी डायग्राम। नजर आ रही है आपको फ्री बॉडी डायग्राम? यस सर। इसमें आप जब समेशन एफ एक्स करते हैं, आपके पास एक्स एक्सिस ये डिफाइन हुई हुई हैं, तो जब आप समेशन एफ एक्स करते हैं यू आर गोइंग टू गेट एफ डी एफ टू बी नेगेटिव। नेगेटिव आने का मतलब क्या है कि एफ डी एफ जो कि आपने टेंशन में सपोज किया उसके हवाले से आप अपनी एजम्पशन को रिवर्स कर देंगे। एफ डी एफ इज नाउ इन कंप्रेशन, तो यहां से आपके पास वो कंप्रेशन में आया था एफ डी एफ। यस सर, ओके ओके सर। any other thing which you want to ask? अच्छा, अब एक और काम करते हैं जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। मैं अगर ओरिजिनल क्वेश्चन पे वापस जाऊं और ओरिजिनल क्वेश्चन पे वापस जाके मैं सिर्फ इतनी चेंज कर दूं कि मेरे पास यहाँ P2 एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो ओरिजिनल क्वेश्चन पे वापस जाके मैंने आपसे कहा कि आपके पास जो क्वेश्चन है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक अप्लाइड लोड है एंड दैट इज P1। P2 आपके पास एग्जिस्ट नहीं करता है। अब क्या मेरे सोल्यूशन पे कोई फर्क पड़ेगा? यस सर सर। Yes, सर sir, FDF फिर जीरो DF फोर्स पे नंबर वो बन जाएगा। DF जीरो फोर्स अब क्या नंबर होगा? DF। सबसे पहली बात, चलें जीरो फोर्स तो बाद की बात आएगी। आपके पास ये ट्रस जो है वो सिमेट्रिक ट्रस हो गया अब, इजंट इट? यस सर। यस सर। सिमेट्रिक ट्रस क्या Yes, होता है? sir. सर एक साइड पे जो चीज़ है वो दूसरी साइड पे भी सेम है। अगर मैं इसको सेंट्रल लाइन से आधा करूं तो इसका राइट और लेफ्ट सेक्शन एग्जैक्टली सेम है, इजंट इट? Yes, sir. सेम तो उस वक्त भी था जब P2 अप्लाई हो रहा था, ऐसे ही है, ट्रस्ट तो वही था ना। लेकिन जब आप P2 अप्लाई कर रहे थे तो ट्रस्ट तो सिमेट्रिक था, लोडिंग आपकी सिमेट्रिक नहीं थी। चूंकि लोडिंग सिमेट्रिक नहीं थी लिहाजा आपको राइट साइड पे जो मेंबर्स लगे थे उनमें डिफरेंट फोर्सेस डेवलप होती, लेफ्ट साइड पे जो मेंबर्स लगे थे उनमें डिफरेंट फोर्सेस डेवलप होती। हाउएवर अगर मैं इस P2 को रिमूव कर दूं तो मेरे पास ट्रस्ट भी सिमेट्रिक है, लोडिंग भी सिमेट्रिक है। इट मींस कि मेरे पास CD में जो फोर्स आएगी एग्जैक्टली वही फोर्स CB में आएगी, मेरे पास DE में जो फोर्स आएगी एग्जैक्टली वही फोर्स AB में आएगी, मेरे पास FE में जो फोर्स आएगी एग्जैक्टली वही फोर्स AG में आएगी। इन दोनों मेंबर्स में बराबर होगी और इन दो मेंबर्स में बराबर होगी। तो जब जब आपके पास एक सिमेट्रिक ट्रस हो और उस पर लोडिंग भी सिमेट्रिक हो तो लिहाजा उस सूरत में आप पूरे ट्रस की एनालिसिस नहीं करते, आप हाफ ट्रस की एनालिसिस करते हैं और एग्जैक्टली सेम लोड आपके सेकंड हाफ पे भी आता है। लेकिन शर्त क्या है कि ट्रस सिमेट्रिक के साथ साथ लोडिंग भी सिमेट्रिक हो। अगर ट्रस सिमेट्रिक है और लोडिंग अनसिमेट्रिक है तो फिर आपको हर मेंबर में फोर्स डिटरमिन करनी पड़ेगी। लेकिन अगर ट्रस सिमेट्रिक है और लोडिंग भी सिमेट्रिक है तो फिर आप आधी ट्रस की एनालिसिस करें, बाकी आधा टाइम आप सेव कर लें ये कह के कि आपके जो बकाया मेंबर्स हैं उसमें एग्जैक्टली सेम फोर्सेस जो है वो डेवलप होंगी। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. चलें, अब ये सिमेट्रिक ट्रस मैंने आपको क्यों बताया है, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट या लास्ट प्रॉब्लम है इस टॉपिक का वो इसी सिमेट्रिक ट्रस के ऊपर बेस करता है। सो आई होप कि प्रॉब्लम 6-15 इज नाउ विजिबल टू ऑल ऑफ यू। स्लाइड विजिबल है 6-15 की? जी सर, विजिबल है। चलें, थोड़ा सा हम इसको स्टेटमेंट पढ़ते हैं और फिर इसके सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी तमाम प्रॉब्लम से जो कि अभी तक हमने सॉल्व किए हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस फिगर इज यूज्ड इन मल्टीपल प्रॉब्लम जो एक्सरसाइज के हैं। चूंकि हम 6-15 कर रहे हैं, इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू रिमूव दिस 1200 पाउंड फोर्स। सो दोनों 1200 पाउंड फोर्स को मैंने रिमूव कर दिया। देयर इज ओनली वन लोड P which is being applied at point D of this truss. So we need to remove the 1200 pound forces and we need to determine the greatest force P that can be applied to this truss structure such that none of the members are subjected to a force exceeding 200 pounds in tension or 1500 pounds in compression. अब इसमें हमने
इंडिविजुअल मेंबर में फोर्स फाइंड नहीं करनी, रादर आपने वो ग्रेटेस्ट लोड P फाइंड करना है कि आप वो क्या लोड P के तौर पे अप्लाई करेंगे जॉइंट D के ऊपर, सच दैट जिनमें से कोई भी मेंबर ट्रस्ट का अगर वो टेंशन में है तो उसमें से 2000 पाउंड्स की वैल्यू एक्सीड ना करे, और अगर वो कंप्रेशन में है तो उसमें 1500 पाउंड्स से ज़्यादा की वैल्यू एक्सीड ना हो रही हो। इज द क्वेश्चन क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। ओके, सबसे पहली बात, इज द ट्रस्ट सिमेट्रिक? यस सर। इट मीन्स कि अगर मैं इस ट्रस्ट को यहां से दरमियान से आधा करूं तो जितनी फोर्सेस राइट साइड वाले मेंबर्स में डेवलप हो रही हैं, एग्जैक्टली द सेम फोर्सेस आर गोइंग टू बी डेवलप्ड ऑन द लेफ्ट साइड, इजंट इट? लोडिंग भी सिमेट्रिक है। यस सर, लोडिंग भी सर सिमेट्रिक है। थोड़ा सा गौर से देखें, इज द लोडिंग सिमेट्रिक? सिमेट्रिक लोडिंग आप कब कहते हैं? आप सिर्फ अप्लाइड लोड की बात करते हैं या सपोर्ट रिएक्शंस की भी बात करते हैं? सर सपोर्ट डिफरेंट है। यस सर, सपोर्ट डिफरेंट है नीचे। अगर मैं यहाँ सपोर्ट की बात करूं तो यहाँ ए के ऊपर पिन जॉइंट लगा हुआ है, तो पिन जॉइंट पे कितनी फोर्सेस आती हैं? सर दो, एक्स सर, एक्सिस दो और वाई फोर्सेज एक्सिस। एक्स एंड तो वाई एक्स और ए वाई आ गया। अगर मैं बी की बात करूं तो बी पे क्या लगा हुआ है? सर रोलर। इसमें एक रोलर की है, नॉर्मल फोर्स रोलर। रोलर लगा हुआ है, तो रोलर रिमूव करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? सर नॉर्मल फोर्स। अच्छा, अब मुझे बताएं, इज द लोडिंग सिमेट्रिक? नो सर। चलें, आपके फिलहाल इस नो को मैं सही मानते हुए मैं कहता हूं जरा मैं सपोर्ट रिएक्शन फाइंड करता हूं इस पूरी ट्रस्ट को एज अ सिंगल यूनिट कंसिडर करके मैं सपोर्ट रिएक्शन फाइंड करता हूं। सपोर्ट रिएक्शन के लिए अगर मैं लिखता हूं समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, तो एक्स डायरेक्शन में कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं इस ट्रस्ट के ऊपर, पूरी ट्रस्ट के ऊपर? सर ए एक्स और सर FED। देखिए, सर एक्स साइन थीटा। अब मैं पूरी ट्रस्ट को एज अ सपोर्ट, एज अ सिंगल रिजिड बॉडी कंसिडर कर रहा हूं। चैप्टर नंबर 5 सपोर्ट रिएक्शन आपने डिटरमिन करने, तो एक्स डायरेक्शन में कोई और फोर्स अप्लाइड या सपोर्ट रिएक्शन एक्ट कर रही है? एक्सेस में कोई नहीं है सर। कोई सपोर्ट नहीं रिएक्शन एक्ट कर रही। इट मीन्स कि मैं लिख सकता हूं ए एक्स टू बी इक्वल टू 0, ऐसे ही है, isn't it? यस सर। तो जब ए एक्स 0 आया, अब बताएं लोडिंग सिमेट्रिक है? यस सर। ठीक है, तो इट इज अ सिमेट्रिक ट्रस्ट, ऑल्दो बाय इंस्पेक्शन मैं देख रहा हूं कि लोडिंग सिमेट्रिक मुझे नजर नहीं आ रही थी क्योंकि ए एक्स भी आ रहा था, बट वंस आई हैव डिटरमिन्ड दैट सपोर्ट रिएक्शन ए एक्स कम्स आउट टू बी 0, इट मींस कि मेरे पास लोडिंग भी अब सिमेट्रिक हो गई है। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस। अब मैं बजाय पूरी ट्रस्ट की एनालिसिस करने के मैं इसके हाफ पोर्शन की एनालिसिस करूंगा और बाकी हाफ पे मैं कहूंगा कि वही फोर्सेस जो है वो रिपीट हो रही हैं। ये पॉइंट भी क्लियर है हर एक को? सर ये नहीं समझ आया सर। क्या मुझे बता दें कि आप एग्जैक्टली क्या नहीं समझ आया ताकि मैं वो एक्सप्लेन कर दूं? सर कि अभी AX को सर हमने 0 कर दिया, तो फिर तो ये सर ये सिमेट्रिक बन रहा है ना? तो बिल्कुल बन रहा है, यही तो मैं भी कह रहा हूँ कि सिमेट्रिक बन रहा है। तो लिहाजा हम हर मेंबर पे फोर्स फाइंड करने के बजाय इसके आधे मेंबर्स में से फोर्स फाइंड कर लूंगा। मसलन मैं राइट साइड की एनालिसिस करके इस मेंबर यहाँ इन मेंबर्स की फोर्स फाइंड कर दूंगा, लेफ्ट साइड पे यही फोर्सेस जो है वो रिपीट हो जाएंगी। ठीक है, तो अगर मुझे 1 घंटा लगना था तो अब मुझे सॉल्व करने में आधा घंटा लगेगा क्योंकि बाकी आधा टाइम मैं सेव कर लूंगा ये कह के कि ट्रस्ट भी सिमेट्रिक है, लोडिंग भी सिमेट्रिक है, लिहाजा डीई में एग्जैक्टली वही फोर्स होगी जो डीसी में है, इसी तरह सीबी में एग्जैक्टली वही फोर्स होगी जो ईए में है, और इसी तरह बाकी मेंबर्स को भी मैं रिपीट करता रहूंगा। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है? यस सर। अच्छा,
चलें, अब मेरी अपनी चॉइस है, मैं राइट वाले पोर्शन की एनालिसिस करूं या मैं लेफ्ट वाले पोर्शन की एनालिसिस करूं। सपोज मैं राइट साइड वाले पोर्शन की एनालिसिस करता हूं। अब राइट साइड वाले पोर्शन के हवाले से कौन सा जॉइंट है जो मेरे उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, एक नॉन लोड और दो अननोन लोड मैक्सिमम? सर पॉइंट डी। पॉइंट बी। लेकिन इसमें तो कोई भी नॉन लोड कहीं भी नजर नहीं आ रहा पूरी ट्रस्ट में। यस सर, नॉन नहीं है सर, नॉन लोड नहीं है। नॉन कहीं भी नहीं है, लेकिन एक चीज 1200 है। सी पे है क्या चीज? सर, सी पे 1200 का नॉन लोड है। नहीं, वो तो उसने, आप पहली लाइन पढ़े तो उसने कहा रिमूव दैट 1200 पाउंड फोर्सेस, तो वो तो कंसीडर ही नहीं करनी इस प्रॉब्लम में। ओके सर। सर पॉइंट डी कर सकते हैं ना? देखें, अब आपने करना क्या है, थोड़ा सा गौर से इस क्वेश्चन को देखें। आपने चूंकि पी का वो ग्रेटेस्ट मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है जो कि इन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर सके, लिहाजा आप तमाम ट्रस्ट मेंबर्स की फोर्सेस इन टर्म्स ऑफ पी निकाल लेंगे। याद है, इसी किस्म का हमने एक प्रॉब्लम किया था व्हेन वी वर डिस्कसिंग चैप्टर नंबर 3। डू यू रिमेंबर दैट प्रॉब्लम कि हमने तमाम वो लोड पी की फॉर्म में निकाल लिया था? जी, कुछ याद आया? ठीक है, तो चूंकि हमारे पास कोई नॉन लोड नहीं है, हम तमाम फोर्सेस, जो तमाम मेंबर्स हैं उनकी फोर्सेस इन टर्म्स ऑफ पी निकाल लेंगे और फिर हम देखेंगे कि इस कंडीशन को, यानी 2000 और 1500 वाली जो कंडीशन आपको गिवन है यहाँ, इसको किस तरह हम सेटिस्फाई कर सकते हैं। इस सूरत में अगर आपको पी की फॉर्म में निकालना है तो सबसे पहले आपको सपोर्ट रिएक्शन की भी जरूरत होगी। सपोर्ट रिएक्शन के लिए आप पूरी ट्रस्ट को कंसिडर करें और आप समेशन एम ए इक्वल टू 0 अप्लाई कर लें, यानी आप तमाम मोमेंट जो है वो अबाउट पॉइंट ए लें। तो बी वाई का मोमेंट अबाउट पॉइंट ए क्या बनता है? सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस सर इसका बनता है 16। और क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज? सर काउंटर क्लॉकवाइज सर। काउंटर क्लॉकवाइज आ गया। व्हाट अबाउट द मोमेंट ड्यू टू दिस लोड पी, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? सर 8 है और ये क्लॉकवाइज हो जाएगा सर। ठीक है, तो ये आपके पास माइनस आ गया। ए वाई कोई मोमेंट बनाएगा पॉइंट ए के अबाउट? नो सर, ये पास कर रहा है सर पॉइंट ए। पास कर रहे हैं, तो इससे बी वाई आपको क्या मिलेगा? .5 P, isn't it? यस सर। चलें, अब मैं अपनी एनालिसिस किस पॉइंट से स्टार्ट करूंगा इस ट्रस्ट के? जब मैंने कहा है कि मैं हाफ ट्रस्ट को कंसिडर करूंगा राइट साइड को, कैन आई स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट बी नाउ? यस सर, अभी बी वाई हमारे पास है इन टर्म ऑफ पी। ठीक है, तो बी की जब मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, मेरे पास एक ये फोर्स आएगी, एक ये फोर्स आएगी, चूंकि दोनों अननोन है। तो वंस आई सॉल्व इट, आपके पास फ्री बॉडी डायग्राम ये आ जाएगी पॉइंट बी की। वंस यू सॉल्व इट, कोई जीरो फोर्स मेंबर आ गया है कि नहीं आया? सर आ गया सर, एफ बी जी। जी, बीजी जीरो फोर्स हो गया है। क्यों जीरो फोर्स हुआ है? क्या कंडीशन ये सेटिस्फाई कर रहा है? आपके पास दो फोर्सेस हैं, बी वाई बी सी, दोनों कोलिनियर हैं। सर दो, तो इट मींस सर के दो कोलिनियर है, ये जीरो हो जाएगा। तीसरा वाला जीरो होगा। तो बीजी इज बेसिकली अ जीरो फोर्स मेंबर। ऑटोमेटिकली आप एएफ को भी जीरो फोर्स लिख सकते हैं बिकॉज द ट्रस इज सिमेट्रिक, द लोडिंग इज सिमेट्रिक। ठीक है, सर ये पॉइंट Yes, रिपीट sir. कर दें, इसमें तो बड़ा नेट देखिए, का मसला आ रहा था। पॉइंट बी की अगर मैं देखूं, पॉइंट बी के ऊपर एक अदद ये बी वाई आया है, एक अदद बी सी आया है और तीसरा एफ बी जी है। ये तीन फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, इनमें से दो कोलिनियर हैं। ऐसे ही है। तो अगर दो कोलिनियर हैं तो तीसरा वाला, हमारी जो इंस्पेक्शन हमने वो की थी ट्रसेस की जीरो फोर्स के हवाले से, तीसरा वाला आपका जीरो फोर्स मेंबर होगा। लिहाजा बीजी इज गोइंग टू बी अ जीरो फोर्स मेंबर। और चूंकि बीजी जीरो फोर्स मेंबर है तो सिमेट्रिक ट्रस, सिमेट्रिक लोडिंग होने की वजह से एएफ भी आपके पास जीरो फोर्स मेंबर होगा। ठीक है,
ओके सर। तो अब आपके पास FBC आ गई विच इज -0.5p। यहां तक क्लियर है समेशन FI अप्लाई करके? नेक्स्ट कौन सा पॉइंट है जिसमें हमें मूव करना चाहिए B के बाद? सर पॉइंट सी। पॉइंट C है। तो पॉइंट C की जब मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं तो पॉइंट C की फ्री बॉडी डायग्राम बनाने से मुझे FCG की वैल्यू मिल जाती है विच इज 0.707 और FCD की वैल्यू मिल जाती है विच इज 0.5। इट मीन्स कि मुझे ये भी मिल गई और CD की वैल्यू मिल गई और CG की वैल्यू मिल गई। फर्दर मैं नेक्स्ट किस पॉइंट को कंसीडर करूंगा? सर पॉइंट डी। पॉइंट डी को भी कर सकता हूं और पॉइंट डी को वैसे कर सकता हूं। पॉइंट डी के ऊपर कितनी अननोन है? सर 4 अननोन है। 3 अननोन है, 4 तो नहीं है। सीडी तो मुझे पता चल गई ना इन टर्म्स ऑफ पी। यस राइट। तो 3 अननोन है, तो क्या मुझे डी पे मूव करना चाहिए या जी पे? सर पॉइंट जी ज्यादा फिजिबल नहीं रहेगा? पॉइंट जी ज्यादा फिजिबल नहीं, पॉइंट जी वो वाहिद ऑप्शन है जिसमें मैं मूव कर सकता हूँ। ज्यादा और कम वाली तो बात ही नहीं है। ओके सर। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू मूव टू पॉइंट जी। पॉइंट जी पे जब मैं अप्लाई करता हूँ इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम तो मुझे एफ डी जी की वैल्यू मिल जाती है और एफ एफ जी की, यानी अब मेरे पास राइट साइड पे जो भी मेंबर्स आ रहे थे उन तमाम मेंबर्स की वैल्यू मिल गई है। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। अब मैं कह सकता हूं कि एफ डी जी जो है वो एफ डी एफ के बराबर है, एफ डी सी जो है वो एफ डी ई के बराबर है, एफ सी बी जो है वो एफ ई ए के बराबर है एंड सो ऑन। तो मुझे सिमेट्री और लोडिंग की वजह से ये इक्वेशंस मिल जाएंगी। आई होप कि ये तमाम लोगों को क्लियर है इक्वेशंस। ठीक है, अब जरा मेन क्वेश्चन पे आते हैं दोबारा। यहां तक सबको पॉइंट क्लियर है ना कि हमने तमाम फोर्सेस को इन टर्म्स ऑफ पी कैसे निकाला है? जी, एनी क्यूरी Yes, अप sir. टू दिस पॉइंट? नो सर। चलिए, अब जरा क्वेश्चन मुझे एक दफा दोबारा पढ़ने दें। हमें P का वो ग्रेटेस्ट मैग्नीट्यूड निकालना था that can be applied to this truss such that none of the members are subjected to a force exceeding 200 pounds if they are in tension or 1500 pounds if they are in compression। यानी P का वो क्या लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड होगा जो इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा, यानी आपके पास जो भी मेंबर टेंशन में है उनमें 2000 पाउंड से मैक्सिमम फोर्स एक्सीड ना करे और अगर जो मेंबर कंप्रेशन में है उनमें 1500 पाउंड से ज्यादा फोर्स एक्सीड ना करे। वो किस तरह करेंगे, कोई स्टूडेंट बता सकते हैं? इन फोर्सेस की वैल्यू देख के मुझे बताएं कौन सा मेंबर जो है वो मैक्सिमम टेंशन में है? FFG। FFG। So FFG is basically in maximum tensile force, is developing maximum tensile force. What about the maximum compressive force? वो किस मेंबर में आ रही है? मैक्सिमम कंप्रेसिव फोर्स किस में आ रही सर है? डीजी। FDG। DG. ठीक है, विच इज 0.707 p। तो ये आपके पास दो मेंबर्स हैं जो कि एक मैक्सिमम टेंशन में है, एक मैक्सिमम कंप्रेशन में है। अब सबसे पहले आप करेंगे क्या कि आप ये वाली जो फोर्स है विच इज 0.707 p, इसको कंप्रेशन में मैक्सिमम फोर्स कितनी अलाउड है? 1500। 1500। इसको आपने 1500 के बराबर पुट कर दिया। ठीक यस है, सर। इससे p की वैल्यू आपके पास क्या आई?
कैलकुलेटर है किसी के पास? 1500 को डिवाइड करें 0.707 से, so value comes out to be 2121.64. So is it violating the second condition of tension? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Okay, तो आपने किया क्या कि मैक्सिमम कंप्रेशन 0.707 P था, उसको आपने 1500 जो अलाउड मैक्सिमम कंप्रेसिव फोर्स है उसके बराबर पुट कर दिया. That will give you the value of P to be equal to 2121.64, and since the maximum tension force is equal to P, तो वो आपकी वो 2000 वाली कंडीशन को वायलेट कर देती है. इट मींस कि आपके पास ये वाला सोल्यूशन तो वैलिड नहीं है. यहां तक क्लियर है? तो अब क्या करेंगे? मैक्सिमम टेंसाइल फोर्स कितनी आप ले सकते हैं? 2000 ले सकते हैं सर. 2000 ले सकते हैं. इट मींस कि अगर आप P की वैल्यू को 2000 पुट कर लें, अगर आप P की वैल्यू को 2000 पुट कर लेते हैं तो आपके पास कंप्रेशन में कितनी मैक्सिमम फोर्स आएगी? 0.707 P. तो 0.707 इंटू 2000 कितना बनता है? 1414 पाउंड. तो क्या ये 1500 से एक्सीड कर रहा है? नो सर. सर। तो कंडीशन दोनों सेटिस्फाई हो गई हैं. It means के the maximum value of P for this particular thrust should be equal to 2000 pounds. इससे आपकी टेंशन और कंप्रेशन वाली जो दोनों मैक्सिमम कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही हैं. Is this point clear to all of you? यस सर। चलें. So with this our method of joint is now complete. आपको इससे रेलिवेंट असाइनमेंट भी आज नहीं तो कल लाजमी MS टीम से मिल जाएगी. ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, मैक्सिमम 3 हो सकता है, 2 प्रॉब्लम दिए जाएं, लेकिन अगर हो मैक्सिमम 3 प्रॉब्लम्स तक आपको दिए जा सकते हैं असाइनमेंट में, जो कि आपने सबमिट करवाने होंगे ऑन ड्यू डेट, जो कि संडे या मंडे होगी. और आपका क्विज भी इसी पर्टिकुलर टॉपिक से होगा, मेथड ऑफ जॉइंट से, ऑन नेक्स्ट वेडनेसडे. कल वाले वेडनेसडे में नहीं, लेकिन नेक्स्ट वेडनेसडे में LMS पे आपका 4:30 पे क्विज होगा, उसी तरह जिस तरह आपका क्विज नंबर 1 कंडक्ट किया गया था. क्लियर है तमाम लोगों को? ओके, जस्ट अ क्विक इंट्रोडक्शन ऑफ द मेथड ऑफ सेक्शन, जिसको हम कंटिन्यू करेंगे अपनी कल वाली क्लास में भी. मेथड ऑफ सेक्शन की अगर हम बात करें, सो मेथड ऑफ सेक्शन जो है वो आपका किस प्रिंसिपल पे बेस करता है? कुछ याद है जो हमने कई दफा डिस्कस किया है शुरू में? सर रिजिड बॉडी पे जी, इक्विलिब्रियम ऑफ अ रिजिड बॉडी इन 2 डायमेंशंस. क्योंकि आपकी ट्रस 2 डायमेंशन में ही है, प्लेनर ट्रस है, लोडिंग भी प्लेनर है, तो आप 2 डायमेंशन वाली इक्विलिब्रियम जो कंडीशंस हैं चैप्टर नंबर 5 की, उनको इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर यूजिंग द मेथड ऑफ सेक्शन. कैन एनी वन ऑफ यू रिपीट कि वो क्या कंडीशंस या इक्वेशंस थी जो कि हमने इस टॉपिक में पढ़ी थी 2 डायमेंशन इक्विलिब्रियम में? कौन सी 3 इक्वेशंस थी जिनको हम इस्तेमाल करते थे? सर एक मूवमेंट और 2 फोर्सेस, या 2 मूवमेंट और 1 फोर्स भी हो सकती थी कुछ. So the first set of equations were summation fx equal to 0, summation fy equal to 0 and 1 moment equation. So पहली set of equations कहती थी कि आप 2 अदद फोर्स और 1 मोमेंट को इस्तेमाल करते हुए रिजिड बॉडी की इक्विलिब्रियम की कंडीशन को अप्लाई करते हुए अननोन्स जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं. द सेकेंड सेट वॉज कि आप फोर्स की एक इक्वेशन इस्तेमाल करें और आप मोमेंट की 2 इक्वेशन इस्तेमाल कर लें, ma और समेशन mb, यानी 2 डिफरेंट पॉइंट्स के अबाउट आप मोमेंट ले लें, तब भी आपकी वो रिजिड बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी. एंड फाइनली थर्ड कंडीशन भी होती थी, कुछ याद है? सर तीनों मोमेंट ले लें, समेशन ma, समेशन mb और समेशन mc. सो आप किसी भी 3 पॉइंट्स के अबाउट मोमेंट ले लें, बशर्त ये कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होने चाहिए, ए बी सी जो है वो एक लाइन में लाई ना करते हो.
तो इन तीनों में से कोई सी भी सेट ऑफ इक्वेशंस आप यूज कर सकते थे फॉर सच अ रिजिड बॉडी विच इज इन इक्विलिब्रियम। तो चूंकि आपका मेथड ऑफ सेक्शन भी इसी रिजिड बॉडी इक्विलिब्रियम के ऊपर बेस करता है, तो जिस रिजिड बॉडी की भी आप एनालिसिस कर रहे हैं मेथड ऑफ सेक्शन के जरिए, आप इन तीनों में से कोई सा भी एक सेट जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर परफॉर्मिंग द एनालिसिस ऑफ दिस रिजिड बॉडी यूजिंग द मेथड ऑफ सेक्शंस। यहां तक क्लियर है रेक को? यस सर। अब किन सोल्यूशन या किन प्रॉब्लम्स में आपको मेथड ऑफ जॉइंट यूज करना है, किन में आपने मेथड ऑफ सेक्शन यूज करना है? जब आपको कंप्लीट ट्रस्ट की एनालिसिस के लिए कहा जाए, कंप्लीट ट्रस्ट से क्या मुराद है कि हर मेंबर में आपने फोर्स डिटरमिन करनी है उस ट्रस्ट के, तो देन यू आर गोइंग टू यूज द मेथड ऑफ जॉइंट्स। इसके मुकाबले में अगर आपसे कहा जाए कि यू नीड टू डिटरमिन द फोर्स इन ओनली फ्यू मेंबर्स ऑफ द ट्रस्ट रादर देन द कंप्लीट ट्रस्ट, यानी आपसे कहा जाए कि आप फलाना 2 या 3 मेंबर से डिटरमिन कर लें फोर्सेस, कंप्लीट ट्रस्ट की एनालिसिस ना करें, तो उस सूरत में आप मेथड ऑफ सेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। सो अगर कंप्लीट ट्रस्ट की एनालिसिस करनी है मेथड ऑफ जॉइंट यूज करते हैं, अगर कुछ स्पेसिफिक मेंबर्स में फोर्सेस फाइंड करनी है तो फिर हम मेथड्स ऑफ सेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। This trust or this method of section is based on the principle of equilibrium of a rigid body, जो कि हम इससे पहले जो है वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इससे पहले आपने ड्राइंग में सेक्शनल व्यू पढ़े हैं? क्या होते हैं सेक्शनल व्यू? जी, एनी आइडिया सेक्शन क्या होता है? कट कर देते हैं कटिंग के बाद जो हमारे पास हिस्सा बचता है सर उसको सेक्शनल व्यू। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं कि अगर आप फ्रंट व्यू देख रहे हैं, आपके पास एक अदद हॉलो सिलेंडर है, इसका आपने हाफ सेक्शनल व्यू बनाना है, तो हाफ सेक्शनल व्यू क्या होता है? कितना कट दरमियान से कट कर? नहीं सर, इसको हाफ सर हमने सेक्शन करना है, हाफ कट करना है इसे, बाकी हाफ उसी तरह रिमेनिंग रहेगा। हाफ सेक्शनल व्यू क्या है? मैं इसको यहां से लेके यहां तक कट कर दूं? यस सर, इस तरह भी कर सकते हैं और दूसरी तरह भी एक्स एक्सिस के अलोंग भी कट कर सकते हैं। अच्छा, इज इट हाफ सेक्शन व्यू और फुल सेक्शन व्यू? हाफ सेक्शन में आप बेसिकली 1/4 या क्वार्टर उसका कट करते हैं। जो फुल सेक्शन है उसमें आप उसको हाफ में सेक्शन करते हैं या हाफ कट करते हैं। ठीक है, तो ये तो आई होप के इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपने पढ़ा होगा। सर अभी आपने बेहतर पढ़ा दिया सर। चले तो अच्छा, अब ये पढ़ाने की वजह क्या है कि आप अपनी उस ट्रस्ट की जिसको आपने एनालिसिस करनी हो यूजिंग द मेथड ऑफ सेक्शंस, उसको कट करते हैं। और कट किस तरह करते हैं? मसलन आपने जिन जिन मेंबर्स में से फोर्सेस डिटरमिन करनी है, आप उस ट्रस्ट को कट इस तरह करते हैं कि एटलीस्ट वो मेंबर्स जो है वो लाजमी कट हो रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको ये एक अदर ट्रस्ट दिखाई गई है एट द बॉटम पार्ट ऑफ द स्लाइड। अगर मैं आपसे कहूं कि आपने BC, CG और GF ये 3 मेंबर्स में से फोर्स फाइंड करनी है, तो आपने इस ट्रस्ट को ऐसे कट करना होगा कि ये तीनों मेंबर जिसमें से आपने फोर्स डिटरमिन करनी हो वो लाजमी कट हो रहे हों। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। इसी तरह अगर मैं आपसे कहता हूं कि आपने CD, FD और FE में से फोर्सेस फाइंड करनी है, सो लाजमी है कि फिर आप ट्रस्ट को यहां से कट करें ताकि वो 3 मेंबर्स जिनमें आपने फोर्सेस डिटरमिन करनी है वो लाजमी आपके पास कट हो रहे हों। क्लियर है? जी सर। इसी तरह अगर मैं आपसे कहूं आपने BA और AG में फोर्सेस डिटरमिन करनी है, तो फिर आप ट्रस्ट को इस जगह से कट कर देंगे। तो कंक्लूजन क्या है कि जिस जिस मेंबर में से आपने फोर्सेस डिटरमिन करनी हो, आप ट्रस्ट को उस तरह कट करेंगे कि वो मेंबर्स लाजमी कट में आ रहे हों। अब आपके पास इक्वेशंस इक्विलिब्रियम की कितनी थी जो अभी हमने देखी थी? सर 3। तो इट मीन्स के
कितने अननोन आप उन 3 इक्वेशंस को यूज करते हुए डिटरमिन कर सकते हैं? सर मैक्सिमम 3। मैक्सिमम 3। इट मींस कि एक वक्त में जब आपने ट्रस्ट को कट करना है तो इस तरह कट करना है कि 3 से ज्यादा मेंबर्स कट ना हो रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस ट्रस्ट को यहां से कट कर दूं तो अब जरा देखें कितने मेंबर्स कट हो रहे हैं। सर 4। सर 5। सर 5 हो रहे हैं कट। 5 मेंबर्स कट हो रहे हैं। तो 5 मेंबर्स अगर कट हो रहे हैं तो इट मींस कि जब आप इस ट्रस्ट को इक्विलिब्रियम में लेंगे तो आपको 5 अननोन फोर्सेस मिलेंगी जो कि 3 इक्वेशंस के साथ डिटरमिन नहीं की जा सकती। लिहाजा सेक्शन बनाते हुए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि एक वक्त में 3 से ज्यादा मेंबर्स जिनमें फोर्सेस अननोन है वो आपके कट ना हो रहे हो। आपने इस तरह ट्रस्ट को कट करना है। तो यहाँ अभी हम रुक जाते हैं क्योंकि टाइम पूरा हो गया है। अपनी कल वाली जो क्लास है उसमें हम इसी पॉइंट से स्टार्ट करेंगे जिसमें हम इसी ट्रस्ट को यूज करते हुए इसकी मेथड ऑफ सेक्शंस के साथ एनालिसिस करेंगे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? So let me stop the recording of today's lecture.